हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बौद्ध युक्ति क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि ये सीरीज लगातार आप लोगों के लिए चलाया जा रहा था, कुछ दिनों के लिए यह स्टैंड में था, तो आप सभी लोग बच्चों लोगों का मैसेज कॉल आने लगा, सर इस सीरीज़ को ज़रूर कंटिन्यू रखिए क्योंकि यह हम लोग के लिए मेंस और इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो पुनः आज से यह आरंभ हो गया है और यह लगातार अब चलेगा। तो चीज़ों को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे इस सीरीज़ के माध्यम से डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में, कि महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स है वो आप लोग के लिए मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट किस रूप से उपयोगी हो सकता है, उसके किस प्रकार के फैक्ट आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा टॉपिक है जिस पर आज हम पूरी चर्चा का विषय बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 टॉपिक लिया गया है जिसमें आप ध्यान रखिएगा, जो प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट जो थीम है उसके आधार पर हम चीज़ों को कवर करेंगे। तो पहला है एससीओ की जो बैठक है, उसमें मंत्री स्तरीय बैठक हो रही है, उसमें आपको जीरो टॉलरेंस नीति की चर्चा हो रही है। तो जैसे ही यह टॉपिक चर्चा में आएगा जीरो टॉलरेंस नीति, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहाँ पर? मेंस और इंटरव्यू में। तो आप ध्यान रखिएगा, जितने भी विभिन्न मंचों पर इसका चर्चा होता है, विभिन्न मंच जितने भी हम बात करें, यूएन से लेकर या किसी संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं या क्षेत्रीय संस्थाएं हैं, या द्विपक्षीय संबंधों को लेकर भी अगर चर्चा हो रही है तो यह नीति आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सिंदूर जो अभियान चलाया गया था उसके बाद और भी चर्चा का विषय हो जाता है कि किस प्रकार से हम जीरो टॉलरेंस को लेकर चल रहे हैं। तो विभिन्न मंचों को इसके लिए सहमति बनाई जा रही है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में सारी चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है नेट जीरो लक्ष्य हासिल करे विकसित देश। यह कोप जो 30 हो रहा है, कोप 30, उसमें मंत्री स्तरीय सम्मेलन हो रहे हैं, मंत्री स्तरीय। तो ध्यान रखिएगा, इस सम्मेलन में चर्चा हो रही है, भारत के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा यह बात कही गई है कि विकसित देश अब क्या करे, नेट जीरो का जो लक्ष्य है हासिल करने के लिए प्रयास करे, और वो प्रयास दिखना भी चाहिए, तीव्रतम रूप से होना भी चाहिए। यह परिप्रेक्ष्य इनके द्वारा बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये चर्चा का विषय होता है तो नेट जीरो लक्ष्य क्या है यह आपसे प्रश्न पूछ सकता है। भारत की प्रतिबद्धताएं क्या है इस संदर्भ में, यह भी प्रश्न के तौर पर पूछा जा सकता है। वो मेंस इंटरव्यू दोनों जगह काम करेगा, और साथ ही साथ इसके पीटी फैक्ट डाटा कि कब तक लक्ष्य बनाया है भारत विभिन्न देशों के द्वारा, कोप 30 क्या है, इससे संबंधित विभिन्न संस्थाएं कैसे काम करती है, 29 का भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो ये सारे डायमेंशन को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सौर ऊर्जा को लेकर नई पहल की गई है NHAI के द्वारा, जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है उसके द्वारा यह एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है कि हम किस तरीके से अपने नेशनल हाईवे का उपयोग कर सकते हैं जलवायु परिवर्तन के लिए, चीज़ों को करने के लिए। जैसे जैसे आप जाते होंगे, देखते होंगे बीच में स्पेस होता है, खाली जगह रखा जाता है पेड़ पौधे लगाने के लिए, ताकि जो रोड का प्रदूषण उसको नियंत्रित किया जा सके, और भी जो गाड़ियां गुजर रही उसकी लाइट को, जो वाइट प्रदूषण है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा प्रदूषण भी कहते हैं, लाइट प्रदूषण भी कहते हैं, तो इसको क्या क्या कंट्रोल करने की लगाई जाती है। तो इसका उपयोग हम करेंगे किस रूप से, आपको सौर ऊर्जा पहल को डेवलप करके उसके रोड के दोनों किनारे भी और जो बीच में स्पेस होता है उसमें भी हम उपयोग करेंगे। आपको किस तरीके का सौर ऊर्जा तकनीक को डेवलप करके कैसे यह काम करेगा उस पर हम चर्चा करेंगे, या कितनी भविष्योन्मुखी लक्ष्य हो सकता है, इन सारे परिप्रेक्ष्य को हम देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट होगा अंतरिक्ष में फैलता प्रदूषण। यह लगातार चर्चा का विषय है। जब हम अंतरिक्ष को नापने का प्रयास करते हैं, अंतरिक्ष की उन सीमाओं को परे जाकर काम करना चाहते हैं जहाँ पर मानव उत्पत्ति और ग्रहों की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ जानकारी उपलब्ध हो, वैज्ञानिक अनुसंधान हो, तो वैसे ही हर जगह हम जैसे ही अपनी सीमा को लांघते हैं तो क्या होता है, एक प्रदूषण कॉन्सेप्ट आता है। तो अंतरिक्ष में जब इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं तो क्या होगा कि अंतरिक्ष डिब्रीज के बारे में या अंतरिक्ष कचरा के बारे में आपसे लगातार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी संस्थाएं इसके लिए प्रतिबद्ध, इसको कंट्रोल करने के लिए, यूएन का क्या रिस्पॉन्स है इस संदर्भ में। फिर जो भी संगठन है जो आपको अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं उनके द्वारा उपग्रह, तो वो किस रूप से प्रतिबद्ध है, या नई तकनीक क्या उपयोग में लाई जा सके, सारे परिप्रेक्ष्य हम देखने का प्रयास करेंगे। लास्ट में देखेंगे छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तो इसमें कौन अव्वल किया है, और इस तरीके से सारे पक्ष को हम देखने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर चीज़ों को हम इसी रूप से देखेंगे और चीज़ों को कवर करेंगे। उससे पहले हम आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विभिन्न प्लेटफॉर्म हमारे हैं, 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। चलिए
तो विभिन्न प्लेटफॉर्म हमारे हैं, तो उसको क्या कीजिए, आप लोग जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, वहाँ पर चीज़ें कंटेंट आपको उपलब्ध कराई जाती है। इंस्टा फेसबुक पर है तो आप हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा और हमारे वेबसाइट को ज़रूर विजिट करके चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। वहाँ पर करंट अफेयर्स के आपको कंटेंट क्रिस्प कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ MCQ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मॉड्यूल में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, तो आप उसको जरूर इसका लाभ लीजिए ताकि आप अधिकतम चीज़ों को कर पाए और चीज़ों को समझ पाए। अब हम लोग बात करेंगे, टॉपिक पर आते हैं। देखिए टॉपिक प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों स्तर पर काम देगा, तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं। हाल में आप ही कल ही BPSC का रिजल्ट भी आया प्रीलिम्स का, तो आप बच्चे क्या करेंगे, मेंस की ओर कन्वर्ट करेंगे और मेंस की ओर जाएंगे। और अभी इंटरव्यू के लिए भी जो 17वीं BPSC के बच्चे का इंटरव्यू होने वाला है, तो वो भी दोनों न्यूज़ को इसको अच्छे से देखेंगे और चीज़ों को आराम से समझने का प्रयास करेंगे। हड़बड़ी नहीं रखिएगा, चीज़ों को उसी रूप से देखिए जो एग्ज़ाम में आप उतना समझ सकते हैं, लिख सकते हैं और आप जब इंटरव्यू बोर्ड में जाइए तो कुछ वहाँ पर बोल पाए कॉन्फिडेंट के साथ। तो देखिए क्या हो रहा है कि संघाई जो सहयोग संगठन है, तो ध्यान रखिएगा इसका मंत्रि स्तरीय सम्मेलन चल रहा है। और मंत्रि स्तरीय सम्मेलन जब चलता है तो ध्यान रखिए जो शिखर सम्मेलन होगा उससे पहले रूपरेखा तय की जाती है, शिखर सम्मेलन में क्या वार्ताएं होंगे। या कहने का मतलब इस रूप से भी देख सकते हैं, क्रिप्स चीजें आपको शिखर सम्मेलन के लिए तैयार कर लेनी है। जब शिखर सम्मेलन होंगे उससे पहले विभिन्न मंत्री स्तरीय सम्मेलन रक्षा से संबंधित होगा, जल आपको इसके बाद आपको जो हमारा विदेश मंत्रियों का विभिन्न बैठकें होंगी, विदेश मंत्रियों को बैठक होंगी, फिर जलवायु परिवर्तन को लेकर बैठकें होंगी। इस प्रकार के बहुत से मुद्दों पर लेकर क्या होती है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन होगी। तो इसमें हमारा भी जो वर्तमान में चल रहा है वो विदेश मंत्रियों का क्या चल रहा है, सम्मेलन चल रहा है। तो हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर वहाँ जाते हैं और उनके द्वारा कुछ बातें बोल दी जाती है। क्या बोली जाती है कि आतंकवाद को लेकर भारत दृढ़ है और स्पष्ट नीति को दोहराता। अगर ऐसा लगेगा कि भारत को इसलिए इस नीति के संदर्भ में या इस आतंकवाद को कम करने के लिए जो यथाशक्ति लगेगा उसको वो उपयोग करेगा और उससे वो पीछे हटेगा भी नहीं। जब सिंदूर जो ऑपरेशन हुए थे उसके बाद जो चीजें उभर कर आई थी, उसके बाद स्पष्ट नीति भारत ने स्पष्ट तौर पर सबके सामने रख दिया और बोल भी दिया कि जो देश का समर्थन करेंगे उसे यह माना जाएगा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, सहयोग करता देश। तो इस तरीके से तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी इस बैठक में आए थे, इसाक डार, क्योंकि SCO के भी संगठन बने हुए 2017 के बाद से। तो ध्यान रखिएगा ये चीज जब बोला जाता है तो बहुत सी चीजों को क्या करता है, आवश्यक कदम उठाने के लिए पूर्ण अधिकार देता है। तो यह बात बोल देने का अर्थ ही यह समझ लीजिएगा कि भारत अब किसी भी मंच पर, वो UN का मंच हो या क्षेत्रीय संगठनों का मंच हो, और मैंने आप लोग को गूगल मीट में बताया भी था कि वैश्विक संगठनों का मंच क्या होता है, क्षेत्रीय संगठनों का मंच क्या होता है। तो इस टर्मिनोलॉजी को समझिएगा। अब हर जगह यह क्या करेगा, अधिकार के तौर पर बात करेगा और अधिकार के तौर पर बात करने का मतलब ही यह यथाशक्ति का प्रयोग करेगा। तो ध्यान रखिएगा, अब भारत केवल इसलिए नहीं चुप रहेगा कि हमारे तुम आतंकवाद की घटनाएं करके चले जाओ, हम अगर यथासंभव होगा तुम्हारी सीमाओं को भी लांघ देंगे, जैसे अमेरिका करता है। क्योंकि पावर सुपर पावर बना, वो अफगानिस्तान से लेकर सारे जो उसको ऐसा लग जाएगा कि हमारे देश के लिए खतरा है, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, वो उसके देश पर जाकर हमला कर देगा। तो भारत उस प्रकार की प्रवृत्ति को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, हालांकि उस लेवल का नहीं हो रहा है। फिर भी ध्यान रखिएगा कि वो स्पष्ट रूप से सिंदूर के ऑपरेशन के बाद यह स्पष्ट रूप से सामने रख दिया कि हम अब उस तरीके की नीति को नहीं अपनाएंगे जो हमें टेबल पर बेंच पर ला कर रखना है, जैसे कुछ ऐसा वाला कॉन्सेप्ट हम अपनाएंगे। कुल मिलाकर जब यह हो जाता है तो आतंकवाद के किसी भी रूप को न तो सहन किया जाएगा और न ही उसे उचित ठहराने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा बात उन्होंने बोल दिया। तो भाई आप उन देशों को भी सीधा मैसेज कर दिया गया कि अब है ना, आप चेक एंड बैलेंस वाला कॉन्सेप्ट मत लेकर चलिए, आप स्पष्ट नीति बनाइए कि आप आतंकवाद को लेकर क्या है, वो चीन हो या अमेरिका हो, जब UN की बात होगी, विभिन्न मंचों की बात होगी, रूस हो या कोई भी देश हो, अगर आतंकवाद उसके यहाँ चीजें हो रही हैं, किसी देश उससे प्रताड़ित है, तो आपकी क्या राय है स्पष्ट
राष्ट्र बताओ। अब ये चीजें जब उठ के आई तो यार ध्यान रखिए, जीरो टॉलरेंस नीति चर्चा में आ जाता है। तो क्या आप लोग भी जीरो टॉलरेंस का नीति अपनाएंगे जो भारत जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है? तो इस जगह पर, इस स्थिति पर विभिन्न देश अलग अलग अपनी राय रखते हैं, तो उसी संदर्भ को समझने का जरूरत होगा। और ध्यान रखिएगा, यह इसलिए भी जरूरी है ना कि आप यह समझ पाएंगे कि यह क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थापित करने में, अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय संबंधों को स्थापित करने में एक पॉइंट के, की पॉइंट के तौर पर इसका यूज किया जा रहा है। क्योंकि विश्व के बहुत से ऐसे देश हैं जो इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं। आतंकवाद को केवल इस रूप से नहीं देखिएगा कि हथियार से ला के, है ना, कोई बमबारी हमारे देश में कर रहा है या किसी XYZ देश में कर रहा है तो ही आतंकवाद हम कहेंगे। अलगाववाद का अलग रूप, उग्रवाद का अलग रूप, इसको शामिल कर दिया। जहां पर देखिए इन्होंने SCO की स्थापना जिस रूप से की गई थी, इनके द्वारा बोला गया, एस जयशंकर जी के द्वारा, कि जो शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी उसमें 3 शब्द बताए गए थे। क्या बताए गए थे? आतंकवाद बताए गए थे, अलगाववाद और उग्रवाद। तो क्या आप इसके लिए आप काम कर रहे हैं? निपटने के लिए जो बनाई गई थी संस्था, क्या प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है? अगर कर रही है तो इसका स्टेटस रिपोर्ट आप हम लोग को दीजिए, समझ आइए कि हाँ पाकिस्तान को लेकर क्या नीति अपना रहे जो आतंकवाद, और इसके लिए भारत हर मंच पर इसका प्रयोग कर रहा है। इस संदर्भ को समझिएगा। अब है कि इन खतरों का वृद्धि, अचानक वृद्धि हो गई है, तो यह कैसे कंट्रोल में आएगा? किस प्रकार की नीति बनाने की आवश्यकता है, या जो SCO का चार्टर उसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी? ये सारे प्रश्न उभर कर सामने आ गए जिस पर हम चर्चा कर लेंगे। अब ध्यान रखिए, ऐसी स्थिति में आवश्यक होता है कि विश्व समुदाय और विशेषकर SCO, विश्व समुदाय कहने का मतलब देश भी और विभिन्न मंच भी, जहां पर वैश्विक संगठन जैसे विश्व बैंक हो जाएगा, IMF हो जाएगा, UN हो जाएगा, इस प्रकार के जो मंच है जो प्रत्यक्ष रूप से किसी देश को प्रभावित करते अपनी नीतियों से, उनकी बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, सदस्य राष्ट्र आतंकवाद के सभी रूप, अब जो भी रूप हो, आतंकवाद हो, अलगाववाद हो, उग्रवाद हो, जिससे लोगों को क्षति पहुंचाया जा रहा है, उनको सुरक्षित जीवन यापन करने से रोका जा रहा है, उनके जीवन में भय का एक माहौल बनाया जा रहा है, तो वैसी प्रवृत्ति के लिए ध्यान रखिएगा पूर्ण शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जा रही है, जहाँ जीरो टॉलरेंस नीति की बात हो रही है कि आतंकवाद का न आतंकवाद के लिए बातें की जाएगी ना, यह न्यायोचित ठहराया जा सकता है और ना ही इसके लिए उपेक्षित किया जा सकता है कि हाँ यह अच्छा बेड टेररिज्म और गुड टेररिज्म का बात यहाँ पर की जाएगी, ना पर्दा डाला जाएगा। अब आपको स्पष्ट नीति बनानी पड़ेगी, और नहीं बनाएगा तो भारत इसके लिए अपने नीतिगत निर्णय ले सकता है। वो हो सकता है किसी देश के साथ अपने संबंधों को पूर्ण विचार कर सकता है, चीन हो, अमेरिका हो, रूस हो, कोई भी देश होगा, आतंकवाद के मामले अपने पूर्ण विचार कर सकता है। जो हमको सपोर्ट करेगा हम उसके साथ चीज़ों को लेकर एक्सप्लोर करेंगे। फ्रांस के जिससे जैसे बात की जा सकती है, तो इस तरीके से चीज़ों को समझिएगा। अब जीरो टॉलरेंस नीति में कुछ चीज़ें याद रखनी। क्या याद रखनी है? कि जीरो टॉलरेंस नीति का सीधा सा अर्थ होता है अवैध, अनुचित, हानिकारक गतिविधियों के प्रति बिल्कुल ही सहनशीलता न रखना। हम अवैध रूप से जो भी भारत किसी भी देश के आंतरिक क्षेत्र में किसी प्रकार अवैध गतिविधि होता है, जो राष्ट्रीय मानकों के माध्यम से या जो सुरक्षा एजेंसियां होंगी उसके लिए क्या लोकतांत्रिक रूप से हम अवैध मानेंगे उसे। ध्यान रखिएगा, अवैध, अनुचित और हानिकारक, जिससे सीधा सा अर्थ हो समाज जो जनजीवन हो प्रभावित हो रहा है, उसे डर लग रहा होगा, भय लग रहा होगा, या वो अपने आप को खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जैसे दिल्ली का भी हाल ही में सोच के देखिए, और उसमें कुछ बुद्धिजीवी उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं कि हमारे देश का खा के, हमारे नमक खा के भी हमारे देश में उनका सपोर्ट करते। सोच के देखिए, अगर कश्मीर में वे चीज़ें हो रही हैं, भारत से लेकर कश्मीर में चीज़ें आके दिल्ली में विस्फोट कर रही है और पूरे देश में उसका नेटवर्क है, तो हमारे देश के लोग सपोर्ट किए बिना वो हो रहा होगा। और इसमें ध्यान रखिएगा, जिस वर्ग विशेष के लोग आते हैं ना, मैं 1-1.5 साल पहले ही बात कर रखा है, नाजीवाद कॉन्सेप्ट था, फांसीवाद कॉन्सेप्ट था, उससे उग्र कॉन्सेप्ट आपका नहीं है। जब सोच के देखिए, जब वो उसका अस्तित्व नहीं रहा तो आप किस अस्तित्व के बचे रहेंगे। हाँ, अभी आपका चरमोत्कर्ष है तो आप देख रहे होंगे, एक समय ऐसा आएगा ना, आप ही के कुछ लोग विरोधी हो जाएंगे और आपको इस तरीके से कार्य करने से रोक देंगे, या आपको अलगाव कर दिया जाएगा, सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर दिया जाएगा कि कोई भी रसद आपको पहुंचा नहीं पाएगा। क्योंकि इस प्रकार का डिमांड जब आप अमेरिका और इस तरीके जो महाशक्तियां उनको प्रभावित करने लगी है, जिस दिन उसको लग गया, सोच के देखिए ना, एक बार आपने अमेरिका गया तो आपको क्या कर दिया,
तो इसी तरीके से सोच के देखिएगा, ये चीज़ें जब समय आएंगी, समय के साथ परिस्थितियों के साथ ये चीज़ें ठीक होंगी। फिलहाल हम उससे प्रताड़ित हैं, ये जानना है। उसी में ध्यान रखिएगा, बिना किसी छूट, रियायत और अपवाद का कठोर कार्रवाई करने का यह जीरो टॉलरेंस नीति आता। हम किसी प्रकार का दया भाव नहीं करेंगे। अगर वो हत्या कर रहा है, उसके लिए जो सक्षम कानून है उसके अधीन सबसे कठोरतम सजा देंगे। अब ध्यान रखिए, भारत का जीरो टॉलरेंस नीति की मुख्य बिंदु है। कम से कम आपसे प्रश्न पूछे तो ये कुछ बिंदुओं को याद करके रखना, वो मेंस में हो या इंटरव्यू में। अगर टू द पॉइंट बात करना है, इधर उधर की बात नहीं करना। पूछ दिया आपसे इंटरव्यू में कि भारत की जीरो टॉलरेंस नीति क्या है, हमें कुछ बताएं, तो ये कुछ पॉइंट आपको जरूर याद होना चाहिए। जैसे कि आतंकवादी और उनके समर्थकों को कोई भेद नहीं करेंगे हम। ऐसा नहीं कि चाचा भतीजा करेंगे या तुम्हारा बड़ा देश छोटा देश, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, हम कुछ नहीं करेंगे। सीधा सा एक धरातल है, हत्या किए हो तुम, आतंकवाद का कोई देश भी समर्थन कर रहा है, कोई संस्था भी समर्थन कर रहा है, एनजीओ का समर्थन कर रहा है, डीप स्टेट कॉन्सेप्ट आप है जो आपको समर्थन कर रहा है, हम सबको क्या बोलेंगे, आतंकवाद या जीरो टॉलरेंस नीति की तरफ हमसे जो भी सक्षम कानून है उसके तहत सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। सीमा पर आतंकवाद को भारतीय संप्रभुता का हमला माना जाएगा। अगर तुम किसी प्रकार का सीमा पर आतंकवाद करोगे या अंदर आके आतंकवाद की कुछ ऐसी धारणा करोगे तो भारतीय संप्रभुता का क्या हम हनन मानेंगे। तो ये चीजें ध्यान रखिए, पहले हमला करो बाद में जवाब दो की नीति अब हट गई है। अब क्या है, खतरे का स्रोत जहां भी हो वहीं कार्रवाई करेंगे, जैसे सिंदूर ऑपरेशन के बाद हुआ, साफ बोल दिया गया। और एससीओ की बैठक में बातें बोल दी गई है अस्पष्ट रूप से चीजें डार्क को, कि भाई तुम सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। जैसे अमेरिका मारता है, वो भी अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर इतना कंसर्न हो सकता है। तो हम अब सक्षम हो गए, हमारे पास ऐसे हथियार है, हमारे पास ऐसी एजेंसियां हैं जो घर में जाके आपको मारेगी। तो ध्यान रखिए, जीरो टॉलरेंस नीति में हमने ऐसा नीति बनाया और ये बहुत जरूरी है ऐसे देशों को समझाने के, ऐसे लोगों को समझाने के लिए कि तुमको अगर मानवता नहीं समझ में आ रहा है और तुमको लोकतांत्रिक संदर्भ नहीं समझ में आ रहा तो समझाया जा सकता है गोला बारूद से भी। तो ये चीजें समझिएगा। अब एससीओ की बैठक में भी बातें हो गई तो भारत क्या बोलता है, आतंकवाद पर किसी प्रकार का राजनीतिक, धार्मिक और राजनीतिक लिपापोती अस्वीकार कर दिया जाएगा। जीरो टॉलरेंस नीति में नहीं, एससीओ के बैठकों में ये बातें बोल देता है भारत। तो अब ध्यान रखिएगा, तुम धार्मिक आधार का आचरण लगा लोगे। जैसे मुस्लिम समुदाय में बहुत से लोग होते हैं जो इस प्रकार के कृत्यों में लगे होते हैं। अब यह ध्यान रखिए, अभी केवल चोला नहीं पहना जा सकता है कि धार्मिक आधार पर तुम सहिष्णु हो, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट अब नहीं मान्य माने जाएंगे। अगर तुम किसी खास विशेष से आते हो तो तुमको चुन चुन के मारा जाएगा। अब उसके लिए किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन अब तुम कर देख लो, तुम पर जो सक्षम कानून लगाया जाएगा, उसके समर्थक होंगे उनको लगाया जाएगा। और किसी प्रकार का समर्थन हो, दाना पानी से लेकर किसी प्रकार का समर्थन करोगे, आपको इसके तहत जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आपको चिन्हित किया जाएगा। तो आपको जम्मू कश्मीर से लेकर सारी चीजें देखने को मिल रही है। चुपचाप क्या करो, आप उन सब चीजों को हटाओ, लोकतांत्रिक मान्यता के आधार पर अपना जीवन यापन करो। आपको लग रहा है कि आपके कुछ मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर आकर हमारे लोकतांत्रिक संदर्भ में मांगों को रखो, संसद में विधानसभा में अपनी बातों को रखो, एक लोकतांत्रिक मान्यताओं के आधार पर अपने अधिकारों की मांग करो। तो ये चीजें समझने की आवश्यकता है। और ये बुद्धिजीवी, उस वर्ग के बुद्धिजीवियों को भी समझने की आवश्यकता है कि हम जो कुछ लोग भटक गए हैं, उनको ब्रेन वॉश कर दिया गया, किसी प्रकार से उनको प्रलोभन देकर कार्य कराया जाए। उनको क्या करना है, उनका अपने धार्मिक स्तर, अपने धार्मिक सम्मेलन को क्या करना है कि एक लोकतांत्रिक मान्यताओं में लाने का प्रयास करना है। तो यह दोनों तरफ से हो सकता है, ऐसा नहीं कि केवल सरकार ही करेगी। तो यह चीजें ध्यान रखिए। आतंकी फंडिंग रोकने के लिए जो FATF जो मानकों है उसका समर्थन और उसका विस्तार करना, और भी हम करूँ उसको क्या बनाएंगे, टफ बनाएंगे, जिससे लेन देन है ना, सीमा पार लेन देन को रोका जा सके या नियंत्रित किया जा सके। एजेंसियों को और शक्ति दी जाएगी आने वाले दिनों में। ये सब चीजें याद रखिएगा। अब एससीओ शिखर सम्मेलन लगे हाथ देख लीजिए कि जो पिछला जो शिखर सम्मेलन था जिसमें हम लोग 2025 की बात करें तो कहाँ हुआ था, 21 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक जो तियानजिन है चीन में आयोजित हुआ था, जिसमें 20 से अधिक विश्व नेताओं ने 10 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसमें भाग लिया था। तो लास्ट कहाँ हुआ, 25 का कहाँ हुआ ये याद रखना, 21 अगस्त से 1 सितंबर। अगला कहाँ होगा, तो अगला याद रखना आपको कहाँ होगा, नेक्स्ट किर्गिस्तान में। ये फैक्ट याद रखने हैं। आप ध्यान रखिए, इसका विषय क्या था, संघाई भावनाओं का कायम रखना, एससीओ की गतिशीलता, आपको 2025 का सम्मेलन का विषय था। ये सब सारे फैक्ट याद रखिएगा। अब ध्यान रखिए, इसमें 2035 तक एससीओ का विकास रणनीति डेवलप किया गया था। तो आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है इंटरव्यू में या मेंस में
कि क्षेत्रीय संतुलन को स्थापित करने के लिए एससीओ के मंच पर किस प्रकार की विकास रणनीति बनाई गई थी। 2035 का आपको विकास रणनीति बनाई गई है। तो इस तरीके से फैक्ट याद रखिए। अगला कहाँ होगा 2026 का, तो किर्गिस्तान में 25 से 26 तक इसे क्या दिया गया, अध्यक्षता दिया गया और यहीं पर बैठक होगी। तो ये सब फैक्ट याद रखना। इसके तो कुछ नोट याद रखना। क्या याद रखना है कि लाओस एक भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया। इस प्रकार एससीओ अब 27 देश हो गए, 10 सदस्य देश और 17 भागीदार देश। अभी लाओस नहीं बना है। पिछला जो देश है 2 देश मिले हैं, जो पहले 8 हुआ करता था, अब 2 देश मिले हैं जिसमें ईरान और आपको बेलारूस शामिल हो चुका है। तो ये सब सारे फैक्ट को याद रखना है। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान क्या रखना है, एससीओ का गठन तो कब हुआ था, 2001 में हुआ था। 1996 के संघाई 5 के गठन के विसैन्यीकरण वार्ता के बाद इसका गठन होता है। 5 देश मिलकर इसको बनाते हैं, जिसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान आपको होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये देश को याद रखना है आपको। ये सब सारे मिलकर क्या करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद ध्यान रखिएगा चीन के साथ मिलकर अब 2001 में उज्बेकिस्तान शामिल हो जाता है। उज्बेकिस्तान शामिल होता है। उसके बाद संघाई 5 का गठन हो जाता है। फिर 2017 में ध्यान रखिएगा भारत और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो जाता है। लास्ट 2 देश मिले हैं, ईरान और बेलारूस। तो इसको भी याद रखना, ईरान और बेलारूस वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। उसके बाद जो हमारे अन्य जो देश है, भागीदार देश है, किसी को गेस्ट के तौर पर भी बुलाया जाता है। तो इस तरीके से याद रखना। अब यह संगठन क्या करता है कि 42% आबादी और 22% भूमि क्षेत्र के साथ 20% सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक बहुत बड़ा कितना अपने साथ लगता है, अपनी शक्ति रखता है, राजनीतिक संगठनों को मजबूत करता है, आर्थिक संगठनों को मजबूत करता है। इस प्रकार से आप चीजें समझ सकते हैं। एक बृहद बाजार देता है, तो सभी देश एक दूसरे के साथ हितों के साथ जुड़े हुए, इस तरीके से समझिएगा। शक्तियों को अंतर संतुलन के लिए भी इसे समझ सकते हैं। तो ये सब सारे फैक्टर आपको याद रखना। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना। अब चलिए, इससे कुछ प्रश्न है, प्रीलिम्स के प्रश्न है। कुछ बच्चे जो होंगे इसको रिविजन जरूर कीजिएगा। कुछ मेंस के भी प्रश्न मैं आपको दूंगा और इंटरव्यू वाले भी होंगे बच्चे, तो क्या करना है, रिवीजन जरूर करना है जो आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। तो ध्यान रखिए, पहला प्रश्न है जो एससीओ का 2025 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। और दिए गए ऑप्शन से आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर लिख सकते हैं। 1 का ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा है आपको लिखना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 में लिया गया। जैसे 2035 तक एससीओ विकास रणनीति अपनाई गई, एक है ये। दूसरा, लाओस को एससीओ का सदस्य देश बनाया गया। किर्गिस्तान को 2025-26 की अध्यक्षता सौंपी गई। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा कथन सही है। तो दिए गए विकल्प आपको दिख रहे होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दे सकते हैं। और देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, चीजें याद होती जाएगी। यही क्वेश्चन अगर 1-2 महीने बाद पूछा जाएगा तो यह नहीं बनेगा। तो प्रैक्टिस करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। आप लोगों को वीडियो ठीक लगता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चीजें आप लोग को एक्सप्लोर की जा रही है। तो चलिए, सबसे पहले ध्यान रखिए, नेट जीरो लक्ष्य हासिल करे विकसित देश। ये बातें बोली जा रही है, किनके द्वारा बोली जा रही है, जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण वन जो मंत्री हैं, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र सिंह, उनके द्वारा, भूपेंद्र यादव जी के द्वारा ये बातें बोली जा रही है। अभी ये ध्यान रखिए कहाँ बोली जा रही है। तो अभी कोप का जो बैठक हो रहा है, कोप 30 का जो मंत्री स्तरीय बैठक हो रही है, उसमें ये बातें की जा रही है। भारत के प्रतिनिधि के तौर पर ये जाते हैं, वहां पर बातें रखते हैं कि जब कोप 30 का जो बैठक होगा उसमें किस तरीके से बातें रखी जाएंगी। अब ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ बातें हुई, जैसे राष्ट्रीय निर्धारण जो योगदान है एनडीसी का घोषणा करेगा। 2025 से दिसंबर 2025 से 2035 तक चीजें हम और भी बेहतर तरीके से करेंगे। तो विश्व को क्या बोला जा रहा है ना, कि आप भी गंभीर होकर अपने जो नीतियां बनाई है नेट जीरो का, उसको पालन कीजिए। इससे क्या होगा, देश प्रतिबद्ध हो पाएगा। सभी विकसित देश, विकासशील देश अपने कार्य को लेकर प्रतिबद्ध हो पाएंगे। तो जब तक सामूहिक संगठन, सामूहिक प्रयास नहीं किया जाएगा, चीजें नहीं प्राप्त हो पाएंगे। अब जो ब्राजील के बेलम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र कोप जो 30 है जलवायु शिखर सम्मेलन की मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए हमारे जो मंत्री हैं उनके द्वारा बातें कही गई। तो ये विकसित देशों को कुछ बात बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं कि अपनी वर्तमान प्रतिबद्धताओं
को काफी पहले नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करे। ऐसा नहीं कि आपने 45 तक, कोई 30 तक, कोई आपको और भी XYZ देशों ने अपने अपने स्तर पर किया है। ऐसा नहीं कि उस देश को टारगेट कर लो, और उस देश को ना, उस वर्ष को टारगेट करके अपनी नीतियां बना। अगर आप में क्षमता है, जैसे भारत ने 2025 में ही ये प्राप्त कर लिया सौर ऊर्जा को लेकर, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। हम पहले प्राप्त कर, क्या दिक्कत है? जलवायु परिवर्तन जो हम लोग दंश झेलेंगे वो कम से कम लोगों को प्रभावित करेगा। तो इस तरीके से अब बल्कि खरबों डॉलर में रियायती और अतिरिक्त जलवायु वित्त उपलब्ध कराए, महत्वाकांक्षी जलवायु जो नीतियां उसको बेहतर तरीके से लागू करें, ये सब बातें इनके द्वारा की गई है। तो बातें तो की जाती है, पर कितना माना जाता है वो आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है। केवल नीतियां बन रही है, पर जब हम बात करते हैं कि किसी के सांस्कृतिक उत्सवों की, तो वहां पर जलवायु परिवर्तन या किसी प्रकार की और भी चीजें की जाती है, वह जलवायु परिवर्तन का मार का दंश बोला जाता है। पर राजनीतिक संतुलन स्थापित करने विश्व लगातार युद्धों में पड़ा हुआ है, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के लिए आर्थिक शोषण कर रहा है, जिसमें खनिजों का दोहन हो रहा है। इस तरीके से चीजें चलते रहती है, पर संतुलन जब तक हम नहीं बनाएंगे चीजें कैसे एक्सप्लोर होगी। अब ध्यान रखिए, COP30 का आयोजन 10 से 21 नवंबर 2025 को बेलन ब्राजील में हो रहा है। तो इससे याद रखिए, सब सारे फैक्ट को याद रखना है। अब कुल मिलाकर बात है कि जब कोप की बात हो रही थी, यह है क्या? तो कुछ नहीं, कोप एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है जो कुछ संधियों के साथ प्रतिबद्ध है। अब ध्यान रखिए, यह क्या करता है? एक प्राथमिक शासी निकाय के तौर पर काम करता है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर, विश्व में जो जलवायु परिवर्तन को लेकर है, संयुक्त राष्ट्र जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, जिसे हम लोग UNFCCC कहते हैं, अर्थात यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यह बोला जाता है, जो 1992 का रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। उसके बाद की उपजों का यह समिति है, पार्टीज है, जो मिलकर क्या करते हैं, एक जगह मिलेंगे, बेंच बनाएंगे, विश्व के जो सभी देश इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं, और निर्णय बनाएंगे जलवायु परिवर्तन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए कौन कौन सी नीतियां होंगी, प्रतिबद्ध संस्थाओं कैसे कार्य कराया जाए, जो देश अधिक प्रभावित कर रहे हैं वो कैसे उसके लिए नीतियां बनेगी, जो देश प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए क्या मुआवजा या किस प्रकार की रणनीति हो सकती है, किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट वहाँ लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं। अब ध्यान रखिए, जब UNFCCC की बात करते हैं तो यह 1992 में रियो डी जेनेरियो के जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके दौरान वैश्विक जलवायु वार्ता का एक मार्गदर्शन करने के लिए बनाई गई थी, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। अब ध्यान रखिए, इसके बाद कुछ संधियों का लगातार चर्चा सुनने को मिल जाएगा, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल 1997, कोपेनहेगन समझौता 2009, पेरिस समझौता आपको 2015 और ग्लासगो जलवायु समझौता 2021। ये सब आपको याद होना चाहिए, रिविजन होना चाहिए, और आप इसे, आपको पहले भी नोट्स इसके उपलब्ध कराए गए हैं, तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना। ये सब आपको इंटरव्यू में, मेंस में काम देगा, तो कम से कम सर्च जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद ध्यान रखिए, इसका उद्देश्य क्या है? गंभीर मानव जनित जो जलवायु व्यवधान है उससे बचने के लिए जो ग्रीन हाउस गैस सांद्रता उसको कम करना है, अर्थात हम पृथ्वी को गर्म होने से बचाने का प्रयास करें, जो हमारा लक्ष्य जो बना रखे उसको कंट्रोल करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, सदस्यता क्या है कि 198 पक्षकार देश शामिल है, जिसमें 197 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है, जो जलवायु कार्रवाई को लेकर क्या करती है, बैठकें करती है। कुल मिलाकर चीजों को समझिएगा। अब ध्यान रखिए, COP29 कहाँ हुआ था? तो यह आपको 11 से 12 नवंबर 2024 को बाकू अजरबैजान में हुआ था। तो यह भी फैक्ट याद रखिएगा, प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है, क्योंकि प्रश्न 1-1.5-2 साल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स में। तो ये सब सारी चीजें याद रखिएगा, जहां जलवायु वित्त को लेकर बहुत सी चर्चाएं हुई थी। अब है कि एक सेकेंड, अब है कि भारत का मॉडल क्या है? तो भारत क्या कहता है कि COP30 में या विभिन्न मंचों पर, कॉप के विभिन्न जब भी सम्मेलन हुए, भारत का मॉडल कुछ है जिसके आधार पर वो बातें रखता है और उसको विश्व को उसी रूप से ट्रीट करने का प्रयास करता है कि तुम भी इस तरीके से काम करो, जिसमें कुछ बातें हैं जैसे सतत विकास की बात बार बार करेगा, कम कार्बन वृद्धि की मांग करेगा, किफायती ऊर्जा, वैश्विक जलवायु न्याय के सिद्धांतों पर यह अपनी बातों को रखेगा। कम से कम बेसिक इतनी तो बातें कर लो, बाकी तो हम करते रहेंगे। सतत विकास का जैसे ही तुम काम करोगे तो हम SDG गोल बना रखे हैं 17, उसकी बहुत सी चीजें हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। उसके दृष्टि कम कार्बन
वृद्धि करोगे, उस मार्ग को अपनाओगे तो ऑटोमेटिक तुम जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसको हम कम कर पाएंगे। इसके साथ साथ किफ़ायती ऊर्जा, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकल्प तलाशोगे, नए नए इनोवेशन करोगे, तो ऑटोमेटिक हम ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। इसी तरह वैश्विक जलवायु न्याय की बात करेंगे। न्याय केवल यह नहीं है, ये संदर्भ में नहीं समझना है कि कोई विकसित देश क्या करेंगे, बड़े हैं, शक्तिशाली है, तो तुम क्या करो, किसी विदेश में या अपने देश में अतिरिक्त शोधन कर दो। अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, विभिन्न देशों के जलवायु के लिए आपको क्या करना, न्याय कॉन्सेप्ट को लेकर चलना होगा। आप प्रत्यक्ष रूप से भी भागीदार हो, यह ध्यान रखिए, अप्रत्यक्ष रूप से भविष्य के लिए भागीदार हो। तो आपको यह तय करना होगा कि वर्तमान में हम संतुलित रूप से काम करें। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिए जलवायु की जो कार्रवाइयाँ हो रही है उसके लिए भारत की उपलब्धियाँ क्या है। तो कुछ चीज़ें याद रखिए, जैसे उत्सर्जन में कमी किया भारत, कैसे कमी किया है, तो 2005 में 36% अधिक कमी किया है। यह लक्ष्य 2030 तक पहले से काफ़ी हद तक हासिल कर लिया है CO2 के उत्सर्जन को लेकर। तो टारगेट जो फिक्स किया, कुछ प्रयास है, भारत उस दिशा में बढ़ भी रहा है। उसके अतिरिक्त क्या है कि नवीकरणीय एवं गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता, जिसमें गैर जीवाश्म ऊर्जा ईंधन के लिए 256 गीगावाट का कुल ऊर्जा उत्पादन भारत कर लिया। तो इस तरीके से याद रखिएगा, जो भारत कुल स्थापित विद्युत क्षमता है 50% से अधिक है, जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जो हम कोयले पर आधारित है, जीवाश्म ईंधन पर आधारित, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। बजट में इसकी चर्चा भी हुई, एक ग्राफ भी बना के दिया गया था, आप लोगों को याद कीजिए, पुराने स्टूडेंट है, उस ग्राफ को यहाँ पे पुट कर देना है कि पहले हमारा कितना आकलन था, वर्तमान में जो हमारा नवीकरणीय ऊर्जा कितना योगदान दे रहा है, लगातार वर्षों में वृद्धि हो रही है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। सौर ऊर्जा क्षमता भारत विश्व के शीर्ष 4 देशों में शामिल किया जाता है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। हम चौथे देशों में ऐसे शामिल है जो सौर ऊर्जा क्षमता में विशेष स्थान रखते हैं। तो ये भी फैक्ट याद रखना। इसके अतिरिक्त क्या है, नेट जीरो लक्ष्य हम बना रखे हैं कि 2070 तक हम नेट जीरो का कॉन्सेप्ट लाएंगे। इसके लिए भारत 2 महत्वपूर्ण रूप से काम कर रहा, और भी है योजनाएं, पर 2 महत्वपूर्ण याद रखना। जैसे राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, इसके तहत हमने लक्ष्य बना रखा है। नया परमाणु ऊर्जा मिशन, अभी हाल ही में SBM का कॉन्सेप्ट आया, छोटे छोटे आपको न्यूक्लियर प्लांट बनाने हैं, जिसमें बिहार में भी कुछ स्थान दिया गया। तो इस तरीके से कुछ नए कॉन्सेप्ट आए जिसको याद रखना है। क्लियर है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय निर्धारित योजना, जिसे NDC की बात हो रही है, तो दिसंबर 2025 से लेकर 2035 की अवधि के लिए संशोधित NDC घोषित करेगा। अब यह तय किया जाएगा नए रूपरेखा के आधार पर। पहले बन रखा था नए पुराने कानून के आधार पर, तो क्या संशोधित हो सकता है, किस तरीके से कार्य करवाया जा सकता है संस्थाओं को, इस तरीके से एक पूर्ण निर्धारण किया जाएगा, पूर्ण विचार किया जाएगा। वहीं वर्तमान NDC में शामिल 2030 तक लगभग 50% बिजली नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करना लक्ष्य रखा था, जिसमें हम पूर्ण विचार कर रहे हैं। वहीं ध्यान रखिए कार्बन उत्सर्जन तीव्रता 45% कमी का लक्ष्य रखा गया, जो हम इस पर काम भी कर रहे हैं। तो ये सब सारे फैक्ट को याद रखना। इसके अतिरिक्त क्या है कि भारत की वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका भी रहती है इस क्षेत्र में। कैसे रहती है, ग्लोबल क्लाइमेट लीडरशिप में। तो ध्यान रखिए 3 महत्वपूर्ण चीजें याद रखिएगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का गठन कर दिया भारत ने कि 120 देश से अधिक लोग इसमें जुड़ जाते हैं। उसके बाद वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GBA, यह भी गठन होता है, जिसमें 2023 में G20 सम्मेलन में इसकी स्थापना होती है। उसके लगातार इसमें वृद्धि भी हो रही देशों का। उसके आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन, जो आपदा होंगे जलवायु परिवर्तन के बाद, तो हमारा जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नियम है मसौदा, उसमें क्या है, इसकी बात की जाती है अधिनियम में। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। हम पहले मसौदा में इसकी बात किए थे, फिर अधिनियम में बात किए, तो क्या हुआ, अधिनियम में बात किए तो ये चीज़ें निकल कर आई कि हम आपदा जब आ जाएगा तो उसमें कैसी रणनीति अपनाएंगे, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्या आपदा को लेकर है, आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान, आपदा के बाद हम अपने नीतियों का निर्वहन करेंगे। तो इस क्षेत्र में भारत विश्व को ट्रेनिंग भी दे रहा है, क्षेत्रीय संगठनों के मंचों पर जाकर देता है, वैश्विक मंचों पर देता है। अब भारत का जो आपदा प्रबंधन नीति है, विश्व में बहुत जगह इसको सराहाया गया, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके वैश्विक सहयोग भी भारत करता है। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिए जलवायु वित्त और तकनीकी पर भारत का रुख है क्या। विकसित देशों के अरबों नहीं खरबों डॉलर अतिरिक्त और याद जलवायु वित्त की मांग करता है। तो यह ध्यान रखिएगा किफायती और सुलभ ग्रीन टेक्नोलॉजी पर जोर देने की बात करता है कि आप सुलभ और ग्रीन टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं कि ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर दो जिससे फिर से हमें
जलवायु परिवर्तन का मार झेलना पड़े, वो कम से कम जलवायु को प्रभावित कर देता है, अर्थात ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करता है। तुम इस तरीके से रखो। अब घरेलू नीतियां पहल क्या करता है, तो ये भी याद रखिएगा, जैसे उज्ज्वला, पेट स्कीम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, ई वाहन नीति, ये सब क्या करता है कि भारत के राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका वैश्विक स्तर पर भी क्या किया जा रहा है, उज्ज्वला योजना को यूएन के मंचों पर सराहा गया। इस तरीके से याद रखिएगा, आईएमएफ के मंचों पर सराहा गया इसको, तो इस तरीके वर्ल्ड बैंक के मंचों पर सराहा गया इस तरीके से। इसके बाद बैटरी स्टोरेज पर जोर दी जा रहा है। अभी आपको सेमीकंडक्टर के भी लेकर बातें हो रही, हम उसके बैटरी बनाने के लिए भी बातें हो रही। इस तरीके से उन्नत प्रौद्योगिकी को हम डेवलप करें। वृक्षारोपण को लेकर रिकॉर्ड बनाया गया, ये एक पेड़ माँ के नाम का कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो ये सब सारे क्या है कि हमारी प्रतिबद्धता को दर्शा रहा है। इस तरीके से याद नवी वनीकरण और वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सर प्रतिबद्ध रूप से काम कर रहा है, या प्रत्यक्ष रूप से सामने भी दिखता है। तो विश्व हमें क्या कर रहा है, जवाबदेह देश के तौर पर देखता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अब इससे संबंधित एक प्रश्न जरूर लीजिए आप लोग। जैसे प्रश्न क्या है, UNFCCC के संबंध में निम्न कथन कौन सा है। 3 कथन दिए गए, कौन सा कथन सत्य है ये देखना है। यह अंतर्राष्ट्रीय संधि 1992 में अपनाई गई थी। इसका मकसद मानव जनित जलवायु व्यवधानों को रोकना है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा है, इसकी सदस्यता में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश शामिल है। तो इसमें ऑप्शन जो दिए गए आप लगाइएगा टिक और कमेंट सेक्शन में उत्तर भेजिएगा। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, ध्यान रखिएगा, COP29 सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया। बहुत इजी प्रश्न है, पेरिस है, फ्रांस, कोटो, ग्लासगो और बाकू अजरबैजान। तो आपको इस प्रकार के पीटी फैक्ट प्रश्न दिख जाएंगे। लगातार प्रयास कीजिए, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए तो आसान हो जाएगी। अब नेक्स्ट है, एक मेंस का क्वेश्चन ले लीजिए। ऐसे क्या कीजिएगा, मेंस वाले बच्चे भी लिख के भेजना है। जो पेड ग्रुप है डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का, जाइएगा ऐप पर, जाइएगा www.bodhyukticlasses.in पर लॉगिन कीजिए, या जिनके पास ऐप डाउनलोड है जाइएगा, DNA का एक बना हुआ है पैकेज, तो आप उसे बाय कर लीजिएगा। वहाँ पर आंसर लिख के भेजिएगा उस ग्रुप में, पेड ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मेरे द्वारा ही रिव्यू करके उसका दिया जाता है। तो जो कॉपियाँ आती है उसको मैं खुद अपने लेवल पर देखता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रतिबद्धता जो है उसमें भारतीय लक्ष्य किस रूप से प्रासंगिक दिखते हैं, स्पष्ट करें। तो जलवायु जो हमारा परिवर्तन से संबंधित प्रतिबद्धता है जो बना रखे हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो भी बातें हैं उसमें किस जो हमारा भारतीय लक्ष्य किस रूप से प्रासंगिक दिखा। ऐसा लगता है आपको कि वो प्रासंगिक कार्य हो रहा है, या केवल कागजों तक ही सीमित है, या उसका कोई आउटपुट हमें मिल ही नहीं रहा है। तो क्या करना, स्पष्ट करना। तो इसमें समीक्षा करिएगा आप लोग, समीक्षा की आपको क्या लगता है, ऐसा क्या लगता है कि भारत की जो नीति प्रासंगिक है या नहीं वर्तमान में, या इसमें कुछ और भी सुधार करने की जरूरत है। इस प्रकार का प्रश्न 250 शब्दों में इसका उत्तर लिखिएगा और जरूर पेड ग्रुप में भेजिएगा। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट हम आते हैं कि सौर ऊर्जा को लेकर नई पहल की गई है। यह योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे केस स्टडी के तौर पर आप लोग देख सकते हैं। केस स्टडी के तौर पर याद होगा पहले कभी चर्चा आया था कि रेलवे की बहुत सी भूमियां हैं, तो उसका क्या करना है, उसका वाणिज्यिक प्रयोग करना है। मॉल बना दो या मॉल दे दो या निजी कंपनियों को दे दो, उस पर कुछ अवसंरचना निर्माण करके उससे पैसे जो आएंगे भाड़े के तौर पर वो रेलवे उसका उपयोग कर सकता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिए NHAI ने क्या किया है कि जो उसकी जमीनें हैं, जो उसका रोड है, उस पर क्या करेगा, अब यह सौर ऊर्जा पहल को लेकर आया। इससे हम अतिरिक्त भूमि का भी सृजन कर लिए। हमको अतिरिक्त भूमि कहीं से और राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से मांगने की भी जरूरत नहीं है। नेशनल हाईवे के लिए जो जमीनें अलॉट होगी उसी में हमको सारी चीजें कर लेंगे। हाँ, यह अभी पायलट प्रोजेक्ट पर है, सफल होगा तो देश में पूरे जगह लागू होगा। तो लगभग जो पायलट प्रोजेक्ट आते हैं तो वो देश पर लागू हो जाते हैं। कुछ क्या तकनीकी हम लोगों को कुछ इससे तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना होगा। जब पायलट प्रोजेक्ट पर कुछ चीज़ें क्या जो हम लोग कागज़ में जो उतार रहे हैं क्या वो धरातल पर सही है या उसके आउटपुट कुछ आएंगे, यही सब जांच किया जाएगा। तो देखिए पायलट प्रोजेक्ट लाया गया जिसमें हम बात कर रहे हैं दिल्ली और सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे है वहाँ पर ये पायलट प्रोजेक्ट लाएगा, जहाँ पर बातें वही की जो नेशनल हाईवे आपका है और उसके बीच में जो पतली रेखा होती है जिसमें पट्टी होती है, जिसमें मिट्टी डाल के फूल पौधे, पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं उसमें, और इसके जो जमीन आपको जमीन है, साइड का जो जमीन है उसमें आपको प्रोजेक्ट लगाया जाएगा जिसमें इसका उपयोग किया जाएगा। तो जो अतिरिक्त जमीन है उसका प्रयोग सोलर, आपको जो सोलर पैलेट है उसका लगा के हम काम करेंगे। अब क्या है, यह देश भर में जो राजमार्ग का नेटवर्क उसको विस्तारित करना, प्रति मेगावाट लगभग 4 करोड़ रुपया खर्च होगा। महंगा लग रहा है, पर जब यह धरातल
विकल्प उतरेगा, इसके लाभ अधिक मिलेंगे, जलवायु परिवर्तन से लेकर सारे जगह में हेल्प करेगा, तो यह आपको आउटपुट के तौर पर वृहद दे पाएगा। और ध्यान रखिएगा इस तरीके से, जब भारत 1.46 लाख किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे का नेटवर्क है और सौर ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में एक विशाल संभावित क्षेत्र उपलब्ध कराता है, तो यह एक अतिरिक्त जमीन हमें दे देगा। हमको केंद्र सरकार, राज्य सरकार से जमीनें मांगनी नहीं होगी, या रूफ टॉप का हम बात करते हैं, वो सब अलग अलग कॉन्सेप्ट चलेगा, पर यह नेशनल हाईवे को लेकर नई पहल की गई है, तो इसे भी ध्यान में रखना। तो ये केस स्टडी के तौर पर ऐसे ही पूछ सकता है आपसे जब इंटरव्यू में, तो आप अलग कुछ बता सकते हैं कि हम अभी तक देश सोचा नहीं है, राज्य नहीं सोचा है, आपके जिले नहीं सोचे, तो कैसा, कौन सा ऐसा पायलट प्रोजेक्ट आप भी लागू कर सकते हैं। तो आप सोचिएगा, उसको उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, तो इंटरव्यू के बोर्ड के जो मेंबर होंगे आपसे बहुत प्रभावित होंगे। अब जब नेशनल हाईवे की बात हो रही है, प्राधिकरण की बात, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसका स्थापना 1988 में आपको की जाती है संसद के अधिनियम द्वारा। अब वो ध्यान रखिएगा फरवरी 1995 में कार्य करना शुरू कर देता है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, राजमार्ग जो मंत्रालय है उसके लिए प्रशासनिक नियंत्रण और वैधानिक और स्वायत्त निकाय के तौर पर काम करना। रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के किस प्रकार के तकनीक आएंगे, उसके नीतिगत निर्णय क्या होंगे, ये सब सारे फैसले ये करता है। अब ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, जो वेबसाइट इसका है, उस पर इसका दिया हुआ आंकड़ा 1,32,499 हो सकता है। आप ध्यान रखिए, 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। ये जो आंकड़ा है ना 1-2 वर्ष पहले का होगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो आंकड़ा दिया गया है ना, पीआईबी का आंकड़ा है, तो आपको क्या करना, इसको याद कर लेना है, बस क्या करना, ध्यान में रखना है। अगर पूछ दे कि जो NHAI उसने कितने सड़कों का निर्माण अपना आंकड़ा दिया है, तो थोड़ा सा रिवीजन के लिए याद रखिएगा। अगर दोनों में से कोई दे रहे गलत नहीं होगा, बस ये क्या होता है, पीआईबी का अपडेट होता है, हर महीने अपडेट हो जाता है, तो आपको वर्तमान डाटा याद रहता है। पर वो क्या करता है, साल में वार्षिक रिपोर्ट जब जारी करता है उसके बाद वो अपडेट करता है, तो थोड़ा सा अंतर दिख जाएगा। अब पर कुल क्षेत्र जो हमारा लंबाई का 1.7% और इन सड़कों पर लगभग 40% यातायात होती है। ये सब सारे फैक्ट को याद रखना है। क्लियर है? इस तरीके से कुछ रिवीजन करते चलिए। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 1 सेकेंड, कि भारत में बढ़ते ऊर्जा मांग और सौर ऊर्जा की आवश्यकता है क्यों। सबसे पहले तो इसी चीज को समझिए कि भाई इसकी आवश्यकता क्यों। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी पिछला टॉपिक पढ़ा है जलवायु परिवर्तन को लेकर, साथ में नवीकरणीय ऊर्जा, क्योंकि हमारे जो जो जीवाश्म ईंधन है वो उसकी लिमिटेशन है, वो एक समय के बाद समाप्त हो जाएगी, तो हम विकल्प के तौर पर नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करें। तो नवीकरणीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा सबसे इजी में और तकनीकी तौर पर हमको सस्ता भी पड़ जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, यह घर घर सब जगह लग सकता है, तो इसलिए इसका औद्योगिक विस्तार, शहरीकरण, परिवहन वृद्धि और घरेलू उपयोग में देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, बहुत ईजी तरीके से उपभोग हो जाता है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत सीमित होने के कारण नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ाना है, सौर ऊर्जा अत्यंत उपयुक्त विकल्प के तौर पर दिखता है। तो ये भी फैक्ट थोड़ा सा याद रखना, सबसे उपयुक्त जो भी नवीकरणीय ऊर्जा है उसमें सबसे सस्ते विकल्प के तौर पर हम इसे देख लेते हैं। हाइड्रोजन है और भी चीजें हैं, पवन ऊर्जा है, तो उसके लिए अलग अलग विशेष स्थितियां चाहिए। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे और मध्य भागों में सौर संयंत्र स्थापित कर गैर उपयोगी भूमि का इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाए पायलट प्रोजेक्ट का। तो जो मैं लगातार बात कर, अब ध्यान रखिएगा, वर्ष भर सूर्य का प्रकाश हमारे देश में उपलब्ध होता है, तो इसका अत्यंत व्यवहारिक और लागत प्रभावी साबित होगा। तो इससे हम आउटपुट ले पाएंगे, अधिक ऊर्जा उत्पादन कर पाएंगे। सितंबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित क्षमता 127 गीगावाट है। देखिए यह भी है ना, बदलता रहेगा, कभी 100 होगा, कभी 130 होगा, कहीं 130 भी दिख जाएगा आपको, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अप्रोक्स याद रखना है कि हमारा 127 125 के एबव चला गया, अगले महीने में डाटा चेंज हो जाएगा, क्योंकि पीआईबी का डाटा है तो लगातार चेंज होता रहता है महीने। तो ये सब चीजें याद रखना है कि अप्रोक्स डाटा आप लोग याद रखिएगा 125 से एबव हो चुका है। अब क्लियर है? अब ऊर्जा संक्रमण को लेकर यह हम फिर तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता को दर्शा रहा है कि लगातार हम समय से पहले लक्ष्य को प्राप्त किया। ध्यान रखिएगा 30 सितंबर 2025 तक देश में कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट पार करके 500.89 गीगावाट हो गया। कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता की बात हो रही है। तो ये सब फैक्ट थोड़ा सा याद करना, ये पीआईबी का फैक्ट है, लगे हाथ याद कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिए, कहीं कहीं काम दे देगा मेंस वाले बच्चों को। हालांकि इंटरव्यू वाले को इतना डाटा फैक्ट याद नहीं रखना है, बशर्ते कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है। अगर नवीकरणीय ऊर्जा का क्यों इंपॉर्टेंस बढ़ गया है तो आपसे पूछ दे तो आपको थोड़ा सा याद रखना। अभी जाइएगा, नहर आप लोग सुने होंगे, नहर का नाम सुने होंगे, नहर कैनाल। तो आप जो कैनाल है ना उसके किनारे किनारे सौर ऊर्जा लगाया जा रहा है।
अगर आप यहाँ से पटना से जा रहे हैं, बिहटा की ओर जा रहे हैं, विक्रम की ओर जा रहे हैं, विक्रम की ओर जा रहे हैं नौबतपुर होते हुए, तो आपको देखिएगा विक्रम के पास उसके किनारे में 2.5 से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक सौर ऊर्जा प्लेट लगाया गया। वैसे ही मुजफ्फरपुर या तो दरभंगा जैसे क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ भी इस तरीके के तकनीक आपको दिखते हुए मिलेगा। तो अतिरिक्त जो भूमि है सरकार के पास, उसका प्रयोग कर रहा है किस लिए से, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से चीजें याद रखिएगा, सरकार अपने नीतिगत निर्णय ले रही है। अब है क्यों यह परियोजना अत्यंत लाभकारी है, तो भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, जो मैं पहले ही बताया कि राज्य सरकार से केंद्र सरकार से अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता हो जाएगी, मांगेगा तो बहुत नीतिगत झमेले होते हैं। अब राजमार्ग के पास खुद इतना लंबा चौड़ा जब रोड है तो क्या करेगा, दोनों तरफ से उसका यूज कर लेगा। वो ट्रिपल तरीके से, मान लीजिए ये जो है पहले तो इतना लंबा हमारा सड़क है जो हम मान लेते 1.5 लाख हमारा यह है लेंथ, तो 1.5 लाख तो आपका ये पतला भी है ना, फिर 1.5 लाख आपका ये भी है, 1.5 लाख आपका ये भी है अतिरिक्त जो हमारा है, तो हम 3 गुना इसका लाभ ले लेंगे। इसका प्रयोग आने वाले समय में तो हमको जमीन का कमी ही नहीं पड़ेगा, सौर ऊर्जा प्लेट लगाते जाएंगे। जो लाइट का सुविधा है रोड नेशनल हाईवे का, उसका जो भी बिजली हम अतिरिक्त रूप से दे रहे हैं उसको बंद हो जाएगा, उसकी अतिरिक्त बिजली को हम उपयोग कर लेंगे आसपास के गांवों के लिए। तो ये सब हम कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें। ट्रांसमिशन और संरचना के पहले से मौजूद है, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से ट्रांसमिशन लाइनें पहले से उपलब्ध है, जिसमें नई लाइनों पर अतिरिक्त व्यय नहीं होगा, बिजली आपूर्ति में हानि नहीं होगी, तो ये सब हम लाभ ले पाएंगे, इसलिए हम इसका सदुपयोग कर पाएंगे। ध्यान रखिए ऊर्जा लागत में भी कमी होगी, उत्पादन तुलनात्मक रूप से क्या होगा, सस्ता होगा, क्योंकि पहले से विकल्प हमारे पास है। भूमि अधिग्रहण हमको नहीं करना, उसके लिए पैसा नहीं देना, जितना का भूमि अधिग्रहण पूरा नेशनल हाईवे पर सोलर प्लेट ही लग जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को समझिएगा, तो हमारे पास ये बेनिफिट देके जाएगा। क्लियर है। अब भारत की जो नवीकरणीय ऊर्जा निवेश योजनाएं क्या है, कैसे निवेश योजनाएं वो करता है, किस रूप से वो विचार कर रहा है कि भारत में निवेश होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब है कि सार्वजनिक उपकरण जो है नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर विस्तार बड़े पैमाने पर, जैसे एनटीपीसी क्या कर रहा है, नवेली लिग्नाइट क्या कर रहा है, पीएम कुसुम योजना, ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट, ये सब क्या कर रहा है, नए नए निवेश मॉडल को लेकर आ रहा है ताकि नवीकरणीय ऊर्जा को और भी बेहतर कर पाए। जैसे एनटीपीसी क्या कर रहा है, 2032 तक 20,000 करोड़ रुपये निवेश करके 60,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित कर रहा है। पिछले साल के डाटा को आप देख लीजिएगा, या फरवरी जो पीआईबी का डाटा, वहां भी आपको इसकी चर्चा मिल जाएगी। एनटीपीसी अपना निवेश कर रहा है, नवेली जो लिग्नाइट है वो क्या कर रहा है, 7,000 करोड़ रुपये निवेश करके 2030 तक 10,000 मेगावाट सौर क्षमता स्थापित कर। ऐसी प्राइवेट निजी कंपनियां हैं, अदानी है या तो फिर उसके बाद मानी है, ये सब क्या कर अपने अपने स्तर पर लगा रहे हैं सौर प्लांट्स। इस तरीके नवीकरणीय ऊर्जा। अब पीएम कुसुम योजना है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, नेशनल सोलर मिशन भारत की ऊर्जा नीतियों को नई दिशा देकर जो है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। तो कुल मिलाकर हम निवेश मॉडल में ये देख रहे हैं कि सार्वजनिक कंपनियां, निजी कंपनियां और जो वैश्विक प्रतिबद्धताओं के आधार पर जो हमने राष्ट्रीय नीति बनाई है उसको भी हम कारगर कर पा रहे हैं। तो ये चीजें याद रखिए। अब उसके लिए क्या करें, प्रमुख संभावित परिणाम क्या आएगा, तो ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बढ़ जाएगा, ईवी चार्जिंग और संरचना को बढ़ावा दिया जा सकता है इस सोलर प्लांट वाला कॉन्सेप्ट से। उसके बाद नेट जीरो लक्ष्य को हम और तेजी से बढ़ेंगे। रोजगार सृजन की बात करें, भारत वैश्विक ऊर्जा नेतृत्व मजबूत होगा। तो आप यह समझिए ये क्यों कहा जा रहा है, नेट अभी को 30 के सम्मेलन में क्यों बोला जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है कि हम एक नया विकल्प तलाश लिए हैं जिसमें नेट जीरो लक्ष्य हम जल्दी प्राप्त कर लेंगे। अब सोच के देखिए, पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है 5 से 6 साल में यह धरातल पर अच्छे तरीके से होता हुआ दिखेगा। अब प्राइवेट कंपनियां जब आके इस पर काम करेगी तो और भी हम जल्दी नेट जीरो जो 70 का लक्ष्य बना कर रखे, हो सकता है 50 तक 65 तक ही प्राप्त कर ले, क्यों इसमें हमने बहुत ही वृद्धि किया है सौर ऊर्जा क्षेत्रों को प्राप्त करने में। तो इसलिए हम इसको धमका रहे हैं, समझा रहे हैं, बाबू आप लोग समझ लो, हमने नया टेक्निक अपना लिया अपने अतिरिक्त भूमि का, जो सरकार को अतिरिक्त झमेलों से बचा के रखेगा और हमारे परियोजनाओं को धरातल पर उतार देगा। अब तुम चीज़ों को नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। इस तरह के नए निर्देश आपको दिए जा सकते हैं, विश्व को समझाए जा सकते हैं नए केस स्टडी के तौर पर। अब ध्यान रखिए, प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कुछ कथन दिए गए हैं कि इसकी स्थापना संसद अधिनियम 1998 के द्वारा की गई है, वर्ष 1995 में अपना कार्य प्रारंभ किया। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासन नियंत्रण का एक वैधानिक निकाय के तौर पर कार्य करता है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़क नेटवर्क 5% हिस्से थे। ये सब सारे फैक्ट सही कथन चुनने बोरा दिए गए ऑप्शन से आप चुनिए। तो बहुत इजी प्रश्न है, जब आप
पढ़ लेते हैं चीज़ों को तो इजी हो जाता है ही, 1-2 महीने के बाद बहुत टफ हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कल आप लोगों के लिए मेंस का रिजल्ट जो आया है, प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आया है 71वीं का, तो ये बैच पहले से भी चल रहा था सीजन 2.0, तो इसको रिवाइज करके 1-2 दिन में आप लोग को दे दिया जाएगा 2.0 नए बैच के लिए, बैच 2 के लिए। और बैच 1 का जो सीरीज है वो चलता रहेगा जिस तरीके उनका प्रोग्राम है। तो इसमें लोग टोटल 85 टेस्ट कराते हैं, तो नए मॉड्यूल में देखेंगे कितना टेस्ट हो पाएगा, और जिसमें हम लोग डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम आप लोग के लिए चलाते हैं, डेली क्वेश्चन लिखवाते हैं। तो ये याद रखिएगा, सेक्शनल टेस्ट है 9 आपको दिए जाएंगे, और इसमें फुल टेस्ट लेंथ से 6 दिए जाएंगे। तो कुल 85 टेस्ट होंगे जहां पर आप अपनी क्षमता को विकसित कर पाए, लिखने की क्षमता को, समझने की क्षमता को। और जो हमसे जुड़े हुए, टीम से जुड़े, आपको बृहद तौर पर जानते हैं कि हम काम कैसे करते हैं। केवल यह नहीं बोलेंगे तुम आंसर रट लो, आंसर रट लो, मॉडल आंसर को रट लो और आंसर लिख दो, ऐसा हम लोग नहीं। पहले आप लोगों से लिखवाएंगे, चीज़ों को समझाएंगे, मॉडल आंसर देंगे, फिर गूगल मीट भी करवाएंगे, गूगल मीट में आपसे बोलवाएंगे, चीज़ों को समझाएंगे, नहीं समझिएगा डांटेंगे भी। जैसे कि कल आप लोगों को इंटरव्यू पैनल में चीज़ें हो गई, तो ये सब चीज़ें मेरा नॉर्मल है, मेरा यही टेक्निक है, यही तरीके से काम कराते हैं। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपका सिलेक्शन चाहिए हमें, और सिलेक्शन करने के लिए अगर किसी बच्चे को बुरा लग रहा है तो भाई आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाइए। अगर लग रहा है कि आपका सिलेक्शन आपको जरूरी है तो हमसे जुड़िए, डांट भी करिएगा, आपको काम भी करवाएंगे, और चीज़ों को लेकर आपको बधाई भी देंगे कि नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही करते चलो। तो चीज़ें ध्यान रखिएगा, और यह बहुत होगा, इसके साथ हम चीज़ें आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। तो अब इसके अतिरिक्त क्या होगा कि आपको इंटरव्यू प्रोग्राम, तो अगर आप इससे भी जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़िएगा, और ये बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। इसके कुछ गूगल मीट आप लोगों को पहले यूट्यूब पर डाले जा रहे हैं, तो आप उसको देखिए, समझिए कि आपको क्या दिया जा रहा है। अभी तक ऐसा कोई सीरीज नहीं चला है जो हम लोग चला रहे हैं, 1-to-1 मेंटरशिप प्रॉपर चलाया जा रहा है। एक बच्चे का जब तक नहीं क्यूरी समाप्त हो जाए तो हम लोग आगे बढ़ते ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए, आप लोग के लिए बेस्ट आप लोग के लेकर आया गया है प्रोग्राम, जिसमें आप लोगों को अगर शामिल होते तो आपको अधिकतम लाभ मिलेगा, नहीं शामिल होइए तो भाई बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे कटअप को लेकर भी चर्चा हो रही थी, बात हो रही थी कल ही, मैं सीधा कट टू कट बात बोलता था कि 85 पुराने कटअप में बोल रहा था, 85 आप लोग को बोल रहा था ना 85 प्लस जाएगा। तो कमेंट सेक्शन जाके देखिएगा, उस वीडियो में कितने लोग बोले हैं कि ज्ञान दे रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो। अब आ गया 88। जब दूसरा आपको मॉडल आया था, दूसरा की आंसर किया था, मैंने बोला था इसे बढ़ेगा ही, 87 तक अप्रोक्स आ ही जाएगा, तो 88 दिया, एक नंबर बढ़ा के दिया। अब जाके वो धुरंधरों से पूछिए, जो लोग बोले थे 76 आएगा, 75 आएगा, अब उन लोगों से जाके क्वेश्चन तो करिए, जो हमारे कमेंट सेक्शन में आके बोले थे क्यों इतना बोल दिए। अरे आपके खुशी के लिए हम बात थोड़ी करेंगे। बीपीएससी का जो पैटर्न है, बीपीएससी का जो तरीका है, उसके पैटर्न के आधार पर कुछ आकलन किया जा रहा है। जैसे मेंस में आप लोगों को बोला गया है कि 420 अप्रोक्स होगा, तो इसके आसपास होगा, हो सकता है 5 नंबर 10 नंबर आगे पीछे होगा, पर इतना तो आसपास होगा। जिन बच्चों का आ रहा, आंख बंद करके तैयारी शुरू कीजिए, नहीं तो रिजल्ट आने के बाद आप परेशान होइएगा, और लोग मुंह बार के क्या करें, खड़े हैं आपको लूटने के लिए। तो पहले से हम समझा रहे, 1 महीना से हम लोग लगभग 15-20 दिन से चला ही रहे हैं। जो बच्चे हम कमेंट सेक्शन में बताइएगा चीज़ों को लेकर क्या हम दे रहे हैं, और नहीं हो तो गूगल मीट का सेशन अपलोड होता है, जाके एक बार देखिए, समझिए, और अगर समझ में आ जाता है कुछ बेहतर करना है, सिलेक्शन लेना है, तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको सपोर्ट कर पाएंगे। नहीं तो बहुत से संस्थान हैं, आपको वहाँ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये टॉपिक को आप लोग इस साल बहुत अच्छे से करके जाइएगा मेंस वाले जो बच्चे हैं, और इंटरव्यू वाले बच्चे बस नॉलेज थोड़ा रखिएगा, कहीं बेसिक क्वेश्चन पूछ दे तो अलग मैटर है, पर मेंस वाले अच्छे से करके जाइएगा। इस बार आपको यहाँ से प्रश्न जरूर दिख जाएगा साइंस टेक में, क्योंकि बहुत सी चर्चाएं हो गया है। इंग्लैंड में इसका रिसर्च पेपर निकल गया है, बोल रहा है कि भाई तुम लोग कंट्रोल करो, नहीं तो पृथ्वी कहाँ गुम हो जाएगी, उपग्रहों में पता ही नहीं चलेगा। जैसे आप देख रहे होंगे, यहाँ देख रहे हैं आपको, या दिख रहा होगा, कुछ पिक्चर दिख रहा होगा जिसमें दिखाया जा रहा है कि पृथ्वी है ही नहीं, उपग्रह ही दिख रहा है। यह अभी इंग्लैंड का एक रिसर्च पेपर आया है लंदन यूनिवर्सिटी में। ध्यान रखिएगा, 500 गुना हमने क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया, नकारात्मक प्रभाव दे रहा है आपको अंतरिक्ष कचरा के तौर पर। और ऐसा नहीं कि केवल एक ही कक्षा पर हम दे रहे हैं, सभी कक्षाओं में हम कर रहे हैं। जैसे आप है
ध्यान रखिएगा GSO ऑर्बिट पर भी कर दे रहे हैं, HEO ऑर्बिट पर जो हाई एलिप्स ऑर्बिट है HEO ऑर्बिट उस पर भी कर दिए हैं, SS ऑर्बिट पर भी कर दिए हैं। आपको GPS ग्लोबल पोजीशनिंग जो सिस्टम है जहाँ पर लोग लगाते हैं वहाँ भी हमारा अतिरिक्त कचरा भरा हुआ है। फिर आपको जो एलन बेल्ट है उस पर भी कचरा भरा पड़ा है। फिर MU बेल्ट जो है मीडियम अर्थ ऑर्बिट है वहाँ भी कचरा भरा हुआ है, अंतरिक्ष कचरा उपग्रहों का। अब है कि जो हमारा डिब्रीज रिंग है जो सुपर स्पेंडर रिंग है वहाँ भी आप कचरा भरे हुए हैं। फिर जो हमारा जियो ऑर्बिट है वहाँ भी हम लोग कचरा भर रखे हैं। फिर जियो ऑर्बिट जो गैब्रियाड है वहाँ भी आपको भरा पड़ा है। तो कहाँ छोड़ोगे? उसके बाद लियो ऑर्बिट पर तो इसका तो कहना ही नहीं है, यहाँ पर है। लियो ऑर्बिट जो हमारा है, लो ऑर्बिट जो लो अर्थ ऑर्बिट है उस पर तो कहना ही नहीं कितना भरा हो, तो दिख ही नहीं रहा है पृथ्वी कहाँ है। वहाँ तो सूर्य का रोशनी दिख रहा है रे भाई। तो सोच के देखिए कि अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे किसी भी बेहतर कानून से तो आने वाले समय में अगर कोई युद्ध वार होता है या कोई देश चाह ले कि हमको किसी को तबाह करना है तो वो चुटकी में तबाह कर देगा। तो ये चीजें समझिएगा, कंट्रोल करने का समय आ गया है। केवल अनुसंधान के नाम पर अंधाधुंध नहीं कर सकते, ये चीजें समझनी होगी। इसी के लिए रिसर्च पेपर एक आता है लंदन यूनिवर्सिटी में, पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में 500 गुना अधिक नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है ये कचरा, अंतरिक्ष कचरा जो है। अब ध्यान रखिएगा, बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कोई स्पष्ट मानक नहीं होता है जब हम विकास की बात करते हैं। कितना विकास, किस सीमा तक विकास, किस लिए विकास, ये जब बात होती है ना, असीमित विकास की बात होती है, इसका परिणाम यही होता है। अभी मैं आगे दिखाऊंगा, जब अंतरिक्ष एजेंसियां नहीं काम कर रही थी, कुछ ही काम कर तो उसमें पृथ्वी कैसा दिखता था, वर्तमान में कैसा दिख रहा है, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा इसकी भयावहता क्या है, क्यों इंग्लैंड के वैज्ञानिक शोधार्थी चिंतित है, या विभिन्न एजेंसियों को यह समझना। देखिए 1957 की बात हो रही है, 1957 में ना के बराबर संस्थाएं एजेंसियां थी। देखिए पृथ्वी का पानी भी दिख रहा है और जगह भी दिख रहा है ग्लोबल पोजीशन में, पर जैसे हम 2005 में पहुंचते हैं कुछ स्थितियां तो मक्खी भुनभुना रहे हैं चारों तरफ। कुछ तो हुआ कि पानी नहीं दिख रहा, उसके पूरे चक्र में कुछ देख रहे हैं, जो हमारा ऑर्बिट है वहाँ पर कुछ उपग्रह है। अब आइए 2018 में देखिए पूरा जो हमारा लियो ऑर्बिट वो भरा पड़ा है, और लियो ऑर्बिट का कोई भी उपग्रह आके गिर गया हमारे वायुमंडल में आके प्रवेश कर गया, इतना जान माल का क्षति हो जो परमाणु बम से भी ज्यादा घातक होगा। जब एक बार याद कीजिए जुरासिक पार्क में जब कभी गिरा था उल्का, पूरा इकोसिस्टम ही चेंज कर दिया था, ठंडा से गर्म कर दिया। सोच के देखिएगा, कभी उल्का पिंड गिरा तो हमारे महाराष्ट्र में आपको क्रेटर बन गया। तो इस तरीके से सोच के देखिएगा अगर ऐसा होगा। अब 2030 में देखिए क्या, पृथ्वी गायब हो जाएगा और उपग्रहों का लाइट दिखेगा आपको। अब ध्यान रखिएगा, वो व्हाइट हो जाएगा, उसके बाद सारे ऑर्बिट में कभी भी तबाह हो जाएगा। किसी भी, मान लीजिए कोई देश सनक ही गया, बोला नहीं रुको हम समझा देते हैं तुम लोग को, हम तो बर्बाद होंगे सनम, तुमको भी बर्बाद कर देंगे, तो सैटेलाइट से लड़वा देगा। तो अंतरिक्ष में जो होगा सो होगा ही होगा। पृथ्वी पर अगर गिर गया वो सैटेलाइट तो घातक हो जाएगा। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। अब ध्यान रखिए, इस समय अंतरिक्ष की बात करें तो अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा के बाद कुल मिलाकर जो देश हैं उसमें टोटल 12,995 सैटेलाइट इन लोगों के पास है। इतने ही देशों के पास, कुछ चुनिंदा देशों के पास, जिसमें भारत भी आता है। भारत को हाल ही में 139वां जो भेजा गया, ध्यान रखिए 136वां शायद में भी ना, 136वां होगा। तो अब ध्यान रखिए सबसे ज्यादा अमेरिका के पास है 8530 जो अंतरिक्ष है, रूस के पास 1559 है, चीन के पास 906 है, ब्रिटेन के पास 763 है, जापान के पास 203 है, भारत के पास 136, इसी तरीके से फ्रांस के पास 6 और जर्मनी के पास 82, इटली के पास 66 और कनाडा के पास 64 अभी वर्तमान में उपग्रह है जो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। पर उसका बहुत से देशों के साझा प्रयास भी भेजे जाते हैं, उसका तो 1 2 3 4 है, बहुत से देशों का तो अलग मैटर है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा मौजूदा 2200 से ज्यादा उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, जो लियो ऑर्बिट की बात होती है। तो अब ध्यान रखिएगा यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो यह स्थिति क्या करेगा, 30,000 किलोमीटर वाले के ऊपर में भू स्थिर कक्षा में भी घूम रहा है पृथ्वी के साथ। तो ये सब क्या होगा कि आने वाले समय में अगर कुछ चीजें हो जाएंगी बस से बदतर, तो हम उसको पहले ही कंट्रोल कर लेना है। तो क्या इसके लिए बातें हो रही है, 1 सेकेंड चलिए।
तो अंतरिक्ष तकनीक जो लाभ है विशाल लेकिन खतरे अनेक है, तो इस पर क्या चिंताएं हुई, तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे अंतरिक्ष बोल रहा है तकनीक विश्व में संचार, प्रसारण, मौसम पूर्वानुमान, कृषि, आपदा प्रबंधन को लेकर, बहुत सी चीजें को लेकर, अनुसंधान को लेकर हम उपग्रह भेजते हैं। यह जरूरी भी है मानव विकास को लेकर, पर कितना विकास करना है आपको, सबसे पहले तो ये तय कीजिए। अरे आप स्टेबल हो गए, एक ऐसा अंतरिक्ष यान भेजो जिससे मल्टीपल चीजें हम प्राप्त कर पाए। अब हर चीज के लिए अगर उपग्रह भेजोगे तो ये समस्या होंगी ना। हमारे पास उन्नत तकनीक बनाना, कम से कम आपको करना है। इंग्लैंड प्रोजेक्ट भी लाया है कि जाल बछाता है, जो कचरा हो जाता है अंतरिक्ष में, बहुत से यान होते हैं जो समय पर समाप्त हो जाते हैं, उसका घूमते रह रहा। तो वैसे अंतरिक्ष उपग्रहों को क्या कर रहा है कि इंग्लैंड की संस्थाएं, बहुत सी नासा और भी एजेंसियां मिलकर क्या कर रही है, उस कचरे को इकट्ठा कर रही है जाल के माध्यम से। तो ध्यान रखिए इस प्रकार के किए जा रहे हैं, पर हमको तीव्रता लानी होगी, जिससे उपग्रह आधारित डेटा, इस प्रकार के जो लाभ हमको मिल रहा है उससे कहीं हानि ना हो जाए, ये चीजें ध्यान में रखनी होगी। ये सब चीजें हो रही हैं, तो थोड़ा सा अंतरिक्ष को लेकर हम चीजें कर सकते हैं। अब ध्यान रखिए, एक कैसरल सिंड्रोम खतरा आता है, ध्यान रखिएगा, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है जब भी अंतरिक्ष कचरे की बात होगी, अंतरिक्ष डिब्रीज की बात होगी, तो ये कॉन्सेप्ट आपके साथ घूमता रहेगा, जहां पर कैसलर सिंड्रोम बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष प्रदूषण के इस चक्र को वैज्ञानिक कैसलर सिंड्रोम कहते हैं, जो बार बार हो रहा है ना, प्रवृत्ति भेजने का कि हम होड़ मचा रखे हैं और बेल्टों को लेकर प्रभावित कर रहे थे, इसी सिंड्रोम को क्या कहता है, कैसलर सिंड्रोम के तौर पर जानता है। ध्यान रखिए, इसमें क्या होता है, एक उपग्रह टकराने से कई छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं। तो जब हम अतिरिक्त भेजते हैं तो एक अगर टूटा, एक टकराया दूसरे से, तो उसके अनगिनत हो सकते हैं टुकड़े, तो वो दूसरे को प्रभावित करेगा, तो वो सर्कल बना देता है और वो क्या करेगा, अंतरिक्ष में क्या करेगा, घूमता रहेगा अपने एक कक्षा बना के। अब मान लीजिए उस कच्छे में कोई उपग्रह आ जाता है फिर से, तो कोई भेजता है तो वो कच्छा ही बर्बाद हो जाता है, तो यह खतरनाक हो जाता है। और भी स्थिति इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये टुकड़े दूसरे उपग्रहों से टकराते हैं, जिसके परिणाम से अधिक मलबा बनता है। यह श्रृंखला प्रतिक्रिया के तौर पर, चेन रिएक्शन के तौर पर देखने को मिलता है। अब जिग जैग में क्या करता है, एक दूसरे को प्रभावित करना शुरू कर देता है। मान लीजिए ऐसे ऐसे एक उपग्रह में टकराना शुरू हुआ, तो इस तरीके से क्या होगा कि दूसरे कक्षा को प्रभावित करता है, दूसरे उपग्रह को प्रभावित करता है, जो स्वस्थ अच्छे उपग्रह है जो अभी लंबे समय तक चलेंगे उसको भी प्रभावित कर देता है। इस निरंतर चलने वाले चेन रिएक्शन को ही क्या बोला जाता है, कैसलर सिंड्रोम। तो इसको याद रखना है क्या है, तो इसको प्रश्न पूछ सकता है। अत्यधिक मलबे वाली स्थितियों में भविष्य में क्या होंगे, तो उपग्रह प्रक्षेपण, मानव अंतरिक्ष यात्रा, वैश्विक संचार नेटवर्क, सब कुछ गंभीर जोखिम में पड़ जाएगा, तो हम कहीं कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए समय रहते जो पुराने हो चुके हैं, या तो उनको नई तकनीक के साथ या तो उनको वापस लाओ, या तो उसका कोई संशोधन तंत्र डेवलप करो, या कुछ फिर हम ये भी कर सकते हैं। अंतरिक्ष अब जो उपग्रह जाएंगे, मान के चलिए सभी राष्ट्र जो एजेंसियां हैं वो क्या करें, मिलकर काम करना शुरू करें कि उन्नत उपग्रह बनाया करो। ये मल्टीपल वाला, मल्टी डायमेंशन वाला एक उपग्रह भेजोगे तो बहुत सी चीज़ों को वो कर पाए। तो इस तरीके का अगर कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि हम चीज़ों को आसान से, चीज़ों को, समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब ध्यान रखें, अंतरिक्ष प्रदूषण को नियंत्रण करने के दो महत्वपूर्ण कदम है आवश्यक। एक तकनीकी समाधान के तौर पर एक सख्त अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाने की आवश्यकता है। अब केवल वो पहले वाले नियम कानून के आधार पर चीजें संशोधित नहीं हो पाएंगी, तो आपको यह समझना होगा ये क्या किया जा सकता है। जैसे तकनीकी समाधान पर एक्टिव डिब्रीज रिमूवल, हम ADR कॉन्सेप्ट ले आते हैं, ये तीव्र करो। जैसे ब्रिटेन और विभिन्न संस्थाएं मिलकर काम कर रहे हैं, अंतरिक्ष में जो पड़े हैं कचरा उसको इकट्ठा कर रहे हैं जाल फेंक के। तो ध्यान रखिए, अब डिबोटिंग कर रहे हैं, तकनीक डेवलप कर रहे हैं, पुनः प्रयोजन रॉकेट जैसे आपको स्पेस एक्स के द्वारा किया जा रहा है, विभिन्न एजेंसियां इस पर काम भी कर रही है। तो इस प्रकार के तकनीक को जल्दी डेवलप करो, ताकि है ना बार बार हम जाकर अंतरिक्ष में ना छोड़े हर चीज को, मेरा केवल उपग्रह ही जाएगा, यान तो कम से कम वापस आ जाएगा, जो बड़ा कारक बनता है कचरों का। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। उपग्रहों की आयु समाप्ति पर सुरक्षित निपटान व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 साल बाद, 15 साल उसका आयु है तो 16वां साल के बाद तुम उसको छोड़ दो अंतरिक्ष में घूमने के लिए। ऐसा प्रॉपर कॉन्सेप्ट लाओ जिसके आधार पर या तो वो स्वतः वहां जल के खत्म हो जाए, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ला दो कि पूरा ही जल जाए, पूरा एक एक उसका रेसा जल जाए, या उसको बोलो ऐसा कमांड दो कि वो ऐसा फिर डेवलप कर ले कि भारत में कर रहा हूँ, पृथ्वी के न्यूनतम कक्षा पर आके उसको क्या किया जा सके, उसको कैचअप किया जा सके, उसका निपटान किया जा सके। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। लियो ट्रैफिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट लाना हो, क्योंकि लियो इतना भर पड़ा है ना, इतना कचरा हो गया है कि हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, ट्रैफिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे तो क्या होगा कि आने वाले समय में अगर मान लो कोई आपस में टकरा गया तो बोलेगा, चीन बोलेगा अमेरिका को, अरे तुम मेरा यान गिरा दिए,
फिर बोलेगा अमेरिका कि तुम मेरा यान गिरा दे। ऊपर तो अपने आप हो रहा है, नीचे आकर लड़ना शुरू कर देगा, भारत का भी यान गिरा देगा। पाकिस्तान का मान लीजिए यान टकरा गया तो क्या बोलेगा भारत, तुम मेरा यान वहाँ गिरा रहे हो, छटा रहे हो। हालांकि पाकिस्तान की इतनी क्षमता नहीं है वहाँ तक, फिर भी एक विकल्प के तौर पर दे रहा हूँ। तो अगर ऐसा होगा तो जब तक ट्रैफिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे तो चीज़ें रेगुलेट नहीं होंगी, तो कहीं कहीं और होगा घटना और उसका परिणाम कहीं और भुगतना पड़ेगा। सख्त कानून की बात करें तो अंतरिक्ष गतिविधियों को वैश्विक संहिता बनाने की जरूरत है, वाणिज्यिक कंपनियों की जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है, उसके बाद प्रक्षेपण की सीमा बनानी होगी। ऐसा नहीं कि तुम अनलिमिटेड भेजना शुरू कर दो, ठीक है ना, उसकी सीमा बनाओ कि साल में तुम कितने भेज सकते हो। सभी देश को तय करने की जरूरत है। एक मंच पर पुनः आकर सोचने होगा कि केवल विकास ही करोगे कि नैतिक जिम्मेदारी भी निभाओगे विश्व के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी ना हो जाए जहाँ पर पूरा कुनबा ही समाप्त हो जाए मानव जाति का, तो ये कैसे जवाब दो, अपने वाले प्रतिबद्धता तय करना होगा ना इसके लिए। अब उपग्रह लाइसेंसी का पर्यावरण में मानक बनाना होगा। यह नियमन नहीं किया गया तो आने वाले दशक में अंतरिक्ष मिशन उच्च जोखिम के दायरे में आ जाएंगे, तो ज़्यादा खर्च होगा, क्योंकि मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का आपको पहले ही तय करना पड़ेगा कि कौन सा उपग्रह, क्योंकि सब डाटा प्रोसेसिंग का यूनिट है ना। अब प्रोसेस करके साल में प्रोसेस लगाओ कि कौन सा कक्षा खाली है, कौन सा उपग्रह उसमें नहीं गुजर पा रहा है, तो ये जोखिम वाला हो जाएगा और भी चीज़ें हो जाएंगी, खर्चीला हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग को कंट्रोल करने की जरूरत होगी। चलिए, आज का आपका डेली न्यूज पेपर से समाप्त हुआ और ये सीरीज निपुण सीरीज आप लोगों के लिए चल रहा है। इसके वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आज से भी अपलोड होंगे। 3 दिन का 3 जो टॉपिक था कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग इस सीरीज को जरूर देखिए। जो आप बच्चे 71वीं मेंस देंगे, 71वीं मेंस देंगे और जो 72वीं फाउंडेशन के बच्चे हैं, अपना वृहद व्यापक व्यू बनाने के लिए, दायरा बढ़ाने के लिए सीरीज को जरूर देखा कीजिए। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री वीडियो रहेगा, केवल पीडीएफ के लिए इसके लिए पैसा लिया जाता है, बहुत न्यूनतम फीस का रखा गया है, आप जाके देखिएगा। और यूट्यूब पर इसके क्लासेस बिल्कुल फ्री है। तो आप जो बच्चे हैं इसको जरूर देखिए। इन 2 बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, 71वीं और 72वीं के। अगर इसको देखे बिना आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वही औसत नंबर आएगा, फिर बाद में इंटरव्यू को लेकर परेशान होंगे। एक बार इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा। किसी विषय का तुलनात्मक अध्ययन कैसे किया जा सकता है, ये सारे नज़रिए आपके पास हो जाएंगे। तो इस सीरीज को जरूर देखिए और बेहतर लाभ लेने का कोशिश कीजिएगा, ताकि हम चीज़ों को और भी एक्सप्लोर कर पाए। तो चलिए, मिलते हैं फिर कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।